हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बेटा, जिस तरह से हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के अब तक के 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए, अगर आपने देखा होगा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैसेस से लेके मैंने उसी में आपको प्रेशर करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन करा दिया। फिर उसके बाद में डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज भी कर लिए थे, और डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज के बाद फिर हमने देखे थे बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज कैसी होती है। एंड आफ्टरवर्ड वी केम फॉर द रियल गैस एंड आइडियल गैस। और रियल गैस में, आइडियल गैस में क्या होता है, लिक्विफेक्शन कैसी होती है, क्रिटिकल कंडीशंस कैसी होती है, सारा पार्ट डिस्कस करने के बाद अब इस चैप्टर का सबसे सिंपलेस्ट पार्ट है, दैट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मतलब गैसेस के बीच में कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, वो कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल जो होती है उनकी इंटरेक्शन एनर्जी उनके डिस्टेंस से कैसा रिलेट करती है, या तो डायरेक्टली होगी या तो इनवर्सली होगी। तो राइट बेटा, अभी ये जो टॉपिक आज का मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ये टॉपिक है दैट इज अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो आज का टॉपिक जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा, इट इज अ टाइप ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस इज आल्सो कॉल्ड एज अ वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आप जानते होंगे बेटा, अगर आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे तो केमिकल बॉन्डिंग में मैंने बताया था कि वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दैट इज अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होती है और अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स होती है। हाँ बेटा, अगर किसी दो एटम के बीच में अट्रैक्शन हो तो वो इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। लेकिन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर अट्रैक्शन आ जाए तो वो अट्रैक्शन होती है अपने वैन डर वाल साहब की, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट इज आल्सो कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो इसके एक्चुअल में देखे जाए तो टाइप्स बहुत है बेटा। आयन डायपोल इंटरेक्शंस होते हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस होगा, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल होगा, इंड्यूस्ड डायपोल होगा, राइट। या अट्रैक्शन बिटवीन द टू पोलर मॉलिक्यूल कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगा। तो हमें ये सारे डिस्कस नहीं करने, डिस्कस उतनी करने जो इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में है। तो यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इट इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स है। अब कौन से टाइप्स के तो देखिए बेटा। तो सबसे पहले जो दिया गया है दैट इज कॉल्ड एज ए डिस्पर्शन फोर्स। डिस्पर्शन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्सेस बोल सकते हो बेटा। दिस डिस्पर्शन फोर्सेस इज आल्सो कॉल्ड एज ए व्हाट, लंडन फोर्सेस। बेटा लंदन ये वो पर्टिकुलर पर्सन का नाम था जिन्होंने ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिटरमाइन किया गया। लंदन प्लेस का तो नाम है ही है, पर वो पर्सन का भी नाम है जिसने ये फोर्स डिस्क्राइब और डिटरमाइन किया। तो लंदन डिस्पर्शन फोर्स या तो डिस्पर्शन फोर्स या तो लंदन फोर्सेस। बेटा इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। मतलब ये जो मैं टाइप्स ऑफ अट्रैक्शन बता रहा हूँ ये वाली है, इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। सेकेंड टाइप आ सकती है बेटा, दैट विल बी कॉल्ड एज ए डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंटरेक्शन, ये सेकेंड टाइप है। थर्ड वन आएगी दैट इज कॉल्ड एज ए डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। एंड फोर्थ टाइप आएंगे बेटा, दैट विल बी कॉल्ड एज ए आयन डायपोल इंटरेक्शन। पर आपको बता दो बेटा, ये 4 या 5वां और जो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है वो सबसे थोड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, कॉल्ड एज ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आप सब जानते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट्स बिटवीन द फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में आती है। तो ये कुछ टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमें देखने हैं बेटा, दैट इज अबाउट ऑल। पर इसमें हमारा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दैट इज डिस्पर्शन फोर्सेस। मतलब अब ये है क्या, डायपोल क्या होगा, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल क्या होगा, आयन डायपोल क्या होगा। अगर मुझे इसको शॉर्टकट में बताना है बेटा, आपको अगर सिंपल वे में बताना है, देखिए इंड्यूस्ड डायपोल क्या होती है, सुनो बेटा। एक मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर है और दूसरा मॉलिक्यूल भी आपका नॉन पोलर है। अगर ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो दोनों के दोनों करीब आने से इन दोनों में कुछ छोटा सा फोर्स या चार्जेस क्रिएट हो जाती है। इनिशियली चार्ज नहीं होती है बेटा, जब दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल करीब आने से इनके बीच में कुछ चार्जेस क्रिएट हो जाती है। अगर यहाँ प्लस हो गया
तो ऑब्वियसली यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। अब चार्जेस आने से डेफिनेटली इंटरेक्शन बढ़ जाएगा और मॉलिक्यूल करीब आ जाएगी। वही तो बता रहा है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो ये सारे टाइप के होते हैं, जिसमें मैंने बताया ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। बेटा नॉन पोलर मतलब इनिशियली कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल करीब आने से इन दोनों पे चार्ज क्रिएट हो जाती है। चार्ज क्रिएट करना कॉल्ड एज ए इंड्यूस्ड डायपोल। तो इसमें भी इंड्यूस हो गया, इसमें भी इंड्यूस हो गया, इंटरेक्शन हो गई, कॉल्ड एज ए इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। वैसे डायपोल डायपोल में देखो बेटा, पहला एक मॉलिक्यूल था पोलर और दूसरा मॉलिक्यूल भी होगा कैसे, पोलर। अब आप सोचो दोनों के दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स अगर होते हैं पोलर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव होगी, यहाँ नेगेटिव होगी। बेटा यहाँ पर भी देखो पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव के कारण इनके बीच में इंटरेक्शन आ जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल पोलर है और पहले से ही चार्जेस है। तो अपोजिटली चार्ज का इंटरेक्शन होने से दो मॉलिक्यूल करीब आ जाएंगे, और दोनों मॉलिक्यूल करीब आ गया वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड एज ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा डायपोल इंड्यूस डायपोल का मतलब समझो। डायपोल मतलब पहले से मॉलिक्यूल आपका पोलर था जिसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज थी। इंड्यूस डायपोल मतलब मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर था जिसमें कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन ये चार्जेस वाला मॉलिक्यूल इससे करीब गया तो इसमें चार्ज क्रिएट कर देता है। पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में इंटरेक्शन करा ले, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाएगा बेटा, डायपोल इंड्यूस डायपोल। मतलब इसमें पहले से चार्ज थी और इसमें चार्ज नहीं थी, तो ये चार्ज वाला मॉलिक्यूल इससे करीब जाने से इसमें चार्ज क्रिएट हो जाती है। बट जिसमें भी चार्जेस क्रिएट होती है दैट विल बी कॉल्ड एज ए इंड्यूस्ड डायपोल। तो ये भी इंटरेक्शन हो गया। आयन डायपोल बच्चों को मालूम है, ये एक आयन होगा और ये आपका पोलर मॉलिक्यूल होगा, और बेटा इस पोलर मॉलिक्यूल में एक पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव प्लस माइनस के बीच में इंटरेक्शन हो गया। या तो नेगेटिव आयन ले लो, नेगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन कर लेगा तो आयन डायपोल इंटरेक्शन। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़ ही चुके हो। It is a weak electrostatic force of attraction that existed between the hydrogen atom and highly electronegative atom like fluorine, oxygen and nitrogen। तो ये थे बेटा हमारे 4-5 टाइप के डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा, अमाउंट दिस ऑल द 4 and 5 में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये वाला है। व्हाट इज दैट? डिस्पर्शन फोर्स इज कॉल्ड लंडन डिस्पर्शन फोर्स, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एंड डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब हम एक काम करेंगे, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे बेटा इसमें, क्योंकि आईआईटी मेंस लेवल और नीट लेवल में इसमें भी क्वेश्चन, नीट में तो अब तक नहीं पूछा है बट मेंस लेवल में आईआईटी मेंस में इसमें क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो याद नहीं करना है, थोड़ा सा कंसेप्ट सीख लो, बहुत इजी हो जाएगा सब बच्चों के लिए। देखिए लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस या इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शंस बोल सकते हो। इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन बेटा ये सबसे पहले किसके बीच में होते हैं? तो इंड्यूस डायपोल क्या हो, तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि आपके पास एक मॉलिक्यूल कैसा हो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, और दूसरा मॉलिक्यूल भी कैसा हो बेटा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो। मतलब मॉलिक्यूल तो नॉन पोलर है, इसका मतलब इन मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी चार्जेस नहीं है, या मॉलिक्यूल पे कोई भी चार्जेस नहीं है, राइट? अब क्या होगा, when these two molecules are coming to each other, जैसे ये दोनों करीब आने लग गए तो इनके बीच में थोड़े चार्जेस आना डेवलप हो गए, पार्शियल पॉजिटिव आ गया पार्शियल नेगेटिव। अब जैसे इस पे चार्जेस क्रिएट हो गया बेटा, फिर इस मॉलिक्यूल पे भी चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं। अब होने से इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट को इंटरैक्ट करने लग गया या अट्रैक्ट करने लग गया, एंड दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शंस कॉल्ड एज ए, देखो पहले तो चार्ज नहीं था लेकिन चार्ज क्रिएट हो गया। चार्ज क्रिएट होने को क्या कहते हैं बेटा, इंड्यूस्ड डायपोल। चार्ज क्रिएट होने को क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल। यहां पे भी देखो चार्ज क्रिएट हो गई, देन इट विल बी कॉल्ड एज ए व्हाट, इंड्यूस्ड डायपोल। भाई दोनों पे चार्जेस क्रिएट हो गई और इंटरेक्शन आ गया, ऐसे इंटरेक्शन को कहते हैं इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। तो ये किस में देखा गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल व्हाट इज दैट, बट आप जानते हो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, N2 नाइट्रोजन हो गए, दे ऑल आर द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स।
और इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में H2 के बीच में इंटरेक्शन हो सकता, O2 के बीच में इंटरेक्शन होगा, N2 के बीच में इंटरेक्शन होगा, और इन इंटरेक्शन से बेटा ये गैस मॉलिक्यूल्स आपके लिक्विड में लिक्विफिकेशन और लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये गैस का लिक्विफिकेशन कैसे हुआ? क्योंकि दोनों गैस मॉलिक्यूल करीब आके कंडेंस हो गए। कंडेंस होने के लिए करीब आना इंपॉर्टेंट है, और करीब आने के लिए बेटा इंटरेक्शन होना जरूरी है। और ये इंटरेक्शन कैसे होते हैं? पहले तो चार्ज नहीं हो गए, पर बाद में इनके ऊपर चार्ज क्रिएट हो जाते हैं, और क्रिएट होने से इंटरेक्शन बढ़ जाएगा और वो कंडेंस होकर लिक्विड बन जाएगा। लेकिन खास बात है, not only these one beta, this kind of the induced dipole interaction can also be seen in the noble gases, that is a monoatomic noble gases में भी देखा गया है। क्योंकि आप जानते हो monoatomic noble gases like helium, neon and argon, they all are the non-polar molecules, और इनमें भी ऐसे molecules interaction देखे गए। लेकिन इसमें खास बात आपको ये भी बता दो बेटा, ये जो दोनों के बीच में है ना इंटरेक्शन एनर्जी होती है, द इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R⁴ ये क्या है? जरा ध्यान से देखो, ये IIT मेंस में बार बार पूछा गया है। सुनो बेटा, ये जो दो मॉलिक्यूल्स है, ये दो मॉलिक्यूल्स का ये सेंटर ऑफ द न्यूक्लिया, ये सेंटर ऑफ द न्यूक्लिया। बेटा ये सेंटर ऑफ द न्यूक्लिया का अगर आप डिस्टेंस लेते हो, दैट इज कॉल्ड एज ए इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस R। तो आपसे पूछा जाए R क्या है, तो आपने बोलना इट इज कॉल्ड एज ए इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। और बेटा इन इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस ऑफ दिस टू मॉलिक्यूल, इसकी पावर 6, मतलब ये जो दो मॉलिक्यूल जो इंटरेक्ट हो रहे हैं ना, इनकी इंटरेक्शन एनर्जी कितनी होती है बेटा? 1/R⁴ राइट। ये मेंस IIT मेंस लेवल में पूछा गया है। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट बेटा अप टू हियर। राइट बेटा, अब हम देखेंगे सेकंड वाला, दैट इज कॉल्ड एज ए डायपोल इंटरेक्शंस। तो नंबर 2 पे देख लो बेटा, दैट इज कॉल्ड एज ए डायपोल interactions, that is the interactions or the force of attraction between the two dipole molecules। बेटा डायपोल मतलब क्या होना चाहिए? आपका ए वाला भी मॉलिक्यूल पोलर होना चाहिए, और दूसरा भी मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? पोलर होना चाहिए। बेटा आप जानते हो पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब क्या होगा? पोलर मॉलिक्यूल मींस ऑलरेडी दे आर हैविंग ए डायपोल, मतलब इनके ऊपर में परमानेंट डायपोल होते हैं। ये HCl को ले लो बेटा, ये कैसे पोलर मॉलिक्यूल है, और आप जानते हो इसके ऊपर में पार्शियल पॉजिटिव है, इसके ऊपर में पार्शियल नेगेटिव, यहाँ बेटा पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, और ये इनके बीच में जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है बेटा नेगेटिव पॉजिटिव के कारण यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे बेटा, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टेड बिटवीन द टू पोलर मॉलिक्यूल, और इनके ऊपर में ये चार्जेस ऑलरेडी पहले से ही है। सो व्हाट वी कैन से, दीज मॉलिक्यूल्स आर हैविंग ए परमानेंट डायपोल। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कि दो मॉलिक्यूल करीब आने से चार्ज क्रिएट हुआ, ना बेटा पहले से ही है। और परमानेंट डायपोल होने के बावजूद भी बेटा ये मॉलिक्यूल प्लस एंड माइनस अपने आप में क्या हो जाएगा? प्लस एंड माइनस अपने आप में एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। मतलब ऐसा नहीं कि बेटा दो मॉलिक्यूल करीब आने से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो गया, ऐसा नहीं है। HCl मॉलिक्यूल बेटा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, दोनों के बीच की बॉन्डिंग क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड होती है। दोनों के बीच की बॉन्डिंग कैसी बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड है। तो अब देखो ये इंटरेक्शन आ गया है, तो दिस इंटरेक्शन कॉल्ड एज व्हाट? डायपोल इंटरेक्शन। तो सीधी बात है कि डायपोल इंटरेक्शन किस में देखा जाता है? डायपोल इंटरेक्शन कैन बी सीन बिटवीन द टू पोलर मॉलिक्यूल्स। सर इट कैन बी सीन बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स, राइट। जैसे मैंने HCl का एग्जांपल आपको दिया बेटा, ऐसे नहीं कि आप ओनली फॉर द HCl बेटा, जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स आपको मालूम है, सारे पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में इस तरह का डायपोल इंटरेक्शन एग्जिस्ट होता है। लेकिन IIT मेंस में इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा था? सुनो बेटा, हो सकता है ये आपके मॉलिक्यूल स्टेशनरी पोलर हो सकता है ये मॉलिक्यूल आपके स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स हो बेटा, हो सकता है ये मॉलिक्यूल्स आपके रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स हो। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है,
एक आएगा स्टेशनरी और एक आएगा बेटा रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल। अगर स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल आप सॉलिड्स ले लो, और रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि एग्जांपल आप वाटर ले लो, तो बेटा इन केस में आपकी जो इंटरैक्शन एनर्जी होती है, इन केसेस में आपकी जो इंटरैक्शन एनर्जी होती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁻³ आप जानते हो r क्या है बेटा, यहां से ये इसका सेंटर और इसका सेंटर, इन दोनों के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस विल बी टेकन एज ए r। अगर स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल लाइक ए सॉलिड हो तो इन केस में इंटरेक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁻³ पर रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल लाइक वाटर हो तो इन केसेस में बेटा इंटरेक्शन एनर्जी जो होती है, इंटरेक्शन एनर्जी जो होती है वो 1/r⁻⁶। IIT मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछता है सुनो बेटा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की बात कर रहा हूं, दैट इज स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल। बेटा इन स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू इंटरेक्टिंग पार्टिकल गेट डबल, स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल में डिस्टेंस बिटवीन द टू पोलर मॉलिक्यूल गेट डबल। अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो डिस्टेंस बढ़ने से ऑब्वियसली बेटा डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पे r की पावर जो आपकी 1/r⁻³ थी, अब क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज 1/r⁻, क्योंकि इंटरेक्शन एनर्जी डिस्टेंस बढ़ने से इंटरेक्शन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इंटरेक्शन एनर्जी डिक्रीजेस बाय 1/r⁻, डबल कर दिया ना आपने, तो उतने अगर जितने आप डबल कराओगे इंटरेक्शन एनर्जी उतने से कम हो जाएंगे, डिक्रीजेस बाय 1/r⁻3। अगर उसको डिक्रीज कर दो तो इंटरेक्शन एनर्जी विल बी इंक्रीजेस 1/r⁻3 अकॉर्डिंग टू फैक्टर्स देखने हैं। तो आपको यही याद रखना है बेटा कि स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स हो उस केसेस में इंटरेक्शन एनर्जी 1/r⁻³ होती है, लेकिन रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो इंटरेक्शन एनर्जी 1/r⁻⁶ होती है। राइट, देख लो बेटा, इसे स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बेटा इसमें देखिए मैं आपको सवाल दे रहा हूं इंटरेक्शन स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल एंड इंटरेक्शन एनर्जी के बीच का। देखो बेटा सवाल कैसा आता है, इन स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल इफ डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स और टू इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स और डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स डबल। अगर डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल डबल, भाई डिस्टेंस बढ़ गया तो इंटरेक्शन एनर्जी तो कम ही होनी है। इसका मतलब क्या होगा कि बेटा इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल डबल फॉर स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल then interaction energy decreases by, right बेटा, 2⁻³ times, क्योंकि आपने r को क्या ले लिया है, 2 लिया है। इस केस में देखो बेटा, if the distance between the two particles get double then the interaction energy decreases by 2⁻⁶। समझ में आ रहा है, रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन एनर्जी और ये डिस्टेंस 1/r⁻⁶ है। मतलब if distance between two particles double then interaction energy decreases by 2⁻⁶। बेटा ऐसे सवाल पूछते हैं IIT मेंस लेवल में, ठीक है। अब हमने क्या देखे बेटा, डिस्पर्शन फोर्सेस बोलो या लंडन फोर्सेस बोलो, वो पार्ट हमारा हो गया है। सेकंड वन हमने देखा बेटा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। चलो यहां तक लिख लो। द थर्ड पार्ट वी आर गोइंग टू सी नाउ, दैट विल बी कॉल्ड एज ए डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस। ठीक है, देख लीजिए इसे बेटा। थर्ड टाइप अभी आएगा, दैट इज कॉल्ड एज ए डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। दिस इज द थर्ड टाइप। ये आएगा दैट इज ए डायपोल, और दूसरा आएगा बेटा इंड्यूस्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। अभी आपको इतना तो समझ में आ गया होगा बेटा, डायपोल मतलब मॉलिक्यूल पोलर होना चाहिए और इंड्यूस्ड डायपोल मतलब मॉलिक्यूल नॉन पोलर होना चाहिए। इंड्यूस्ड डायपोल का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, उस पर चार्जेस तो नहीं है, पर किसी के करीब आने से वो अपने आप पे चार्ज क्रिएट कर लेता है, उसको कहते हैं इंड्यूस्ड डायपोल।
तो दिख ही रहा है बेटा, डायपोल भी है, इंड्यूस डायपोल है, मतलब ये जो इंटरेक्शन आने वाला है इट इज इन बिटवीन डायपोल पे होगा एंड इट इज इन बिटवीन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन वाला केस होगा। मतलब डायपोल मतलब आपका मॉलिक्यूल कैसा हो बेटा, द मॉलिक्यूल शुड बी ए पोलर एंड इंड्यूस्ड डायपोल मतलब मॉलिक्यूल शुड बी ए नॉन पोलर, और इनके बीच के इंटरेक्शंस को हमने बोला गया है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। बेटा मॉलिक्यूल जो पोलर होते हैं वो कैसे होते हैं, देखिए बेटा ये मॉलिक्यूल है आपका पोलर है HNCl, तो माइनस ऑफ डेल्टा प्लस ऑफ डेल्टा, मतलब इन मॉलिक्यूल्स में अगर आप देखो तो इनके पास ऑलरेडी परमानेंट डायपोल है, मॉलिक्यूल न्यूट्रल भी है, परमानेंट डायपोल भी है। और नॉन पोलर बेटा कोई भी मॉलिक्यूल ले लो आप, एग्जांपल क्लोरीन एंड क्लोरीन, ये तो नॉन पोलर है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है, बट इसके करीब आने से इसके ऊपर में चार्जेस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही चार्जेस क्रिएट होना शुरू हुआ प्लस एंड माइनस मतलब इनके बीच में इंटरेक्शन डेवलप हो जाएगा एंड दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज ए डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। मतलब इस केस में जो आपका मॉलिक्यूल जो पोलर था वो नॉन पोलर था, उसमें चार्जेस क्रिएट हो जाने से हम बोलेंगे सर इसके ऊपर में चार्ज क्रिएट होगी, सो इट विल बी कॉल्ड एज ए इंड्यूस्ड डायपोल। तो अब इसमें भी इंटरेक्शन एनर्जी की बात करते हो ना बेटा, कभी भी देखो इस केस में भी अगर आप इंटरेक्शन एनर्जी की बात करते हो तो यहां पर भी इंटरेक्शन एनर्जी 1/r⁴ होती है। देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है, यहाँ पर आपके पास में सबसे पहला वाला था लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कॉल्ड एज ए इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, जहां पे इंटरेक्शन एनर्जी 1/r⁴ थी। लेकिन जब डायपोल डायपोल में आ गए तो स्टेशनरी पोलर भी था, रोटेटिंग भी था। स्टेशनरी पोलर लाइक ए सॉलिड में इंटरेक्शन एनर्जी 1/r⁴ थी, लेकिन रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल में बेटा रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल है जैसे कि वाटर, उस केस में इंटरेक्शन एनर्जी 1/r⁴ है। उसी तरह से डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन में भी बेटा इंड्यूस जैसे इंटरेक्शन एनर्जी की बात करो तो दैट इज 1/r⁴ होती है। इज इट क्लियर? मतलब एग्जांपल्स आपको देना है तो कोई भी पोलर और नॉन पोलर के एग्जांपल दे सकते हो। एक मॉलिक्यूल पोलर है, एक नॉन पोलर है, इनके बीच के इंटरेक्शन को बोला गया है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। लाइक बेटा तो अभी मैंने जो आपको कवर किया है क्लास में 3 पॉइंट कवर करा के दिया बेटा। द फर्स्ट वन इज ए इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन कॉल्ड एज ए लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो कि वीक फोर्स माना गया है। सेकंड वाला बेटा हमने बात की है दैट इज ए डायपोल इंटरेक्शन एंड थर्ड वन दैट इज ए डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। राइट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। बेटा अभी हमने जो देखे थे अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमने देखे थे, एक्चुअली 5 थे बेटा। 5 में सबसे इंपॉर्टेंट यही 3 है जो मैंने डिस्कस किया है। लंडन डिस्पर्शन फोर्स एक था, डायपोल इंटरेक्शन एक था, और डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन एक था। और सब में इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखना है कि इंटरेक्शन एनर्जी, किसकी इंटरेक्शन एनर्जी ज्यादा, किसकी कम। आई मीन इंटरेक्शन एनर्जी डिस्टेंस से कैसा रिलेटेड है, r⁴ है, r⁴ है। बस आपको यही याद रखना है। अब इसके बाद ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी का हम ये देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां लिखूं बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल एनर्जी। बेटा आप जानते हो थर्मल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द एटम्स और द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज थर्मल एनर्जी। मतलब एटम के मोशन के कारण या मॉलिक्यूल्स के मोशन के कारण जो एनर्जी एग्जिस्ट होती है उसे कहते हैं थर्मल एनर्जी। तो यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर वर्सेस थर्मल एनर्जी बेटा, इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को यू कैन कॉल इट एज ए मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस, ये भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे 3 कंडीशन आ सकती है बेटा। सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 कि अगर आपकी ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मैं ऐसे लिखो बेटा IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर हमारे थर्मल एनर्जी से ज्यादा है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ ए सॉलिड। दूसरा बेटा यहां पर मैं यहां लिखूं कि अगर हमारी थर्मल एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से ज्यादा है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ ए गैस। ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट पूछा जाता है बेटा असर्शन रीजन में। इफ द मॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रीडोमिनेट्स, इफ द मॉलिक्यूलर फोर्सेस इन द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस बोलो या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर प्रीडोमिनेट करेगा देन द मॉलिक्यूल विल बी चेंजेस फ्रॉम, कहां से बेटा, इट विल बी एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, मतलब इट विल चेंजेस फ्रॉम
गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। देख लो बेटा ऐसे एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में इफ द थर्मल एनर्जी प्रीडोमिनेट कर गई, थर्मल एनर्जी अगर ज्यादा हो गई तो गैस के फॉर्म में आएगा है, और इंटरमॉलिक्यूलर ज्यादा आ गया तो सॉलिड। मतलब यहां लिख सकते बेटा इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, if the intermolecular forces predominates, if the intermolecular forces क्या करेगी बेटा, if the intermolecular forces predominates, then molecule exists as, then the molecule exists from gas to liquid and then liquid to बेटा solid। ये याद रखना है इस पॉइंट में, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको दिया है। उसी तरह से अगर मैं सेकंड पॉइंट यहां लिखा हुआ ऐसी तरह से बेटा कि इफ, यहां पर बेटा इफ थर्मल एनर्जी प्रीडोमिनेट्स कर गया, इफ थर्मल एनर्जी प्रीडोमिनेट्स हो गया, देन द मॉलिक्यूल प्रीडोमिनेट्स, देन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट फ्रॉम, या चेंजेस फ्रॉम बोल सकते हो बेटा, सॉलिड से लिक्विड, और फिर बेटा लिक्विड से कहा जाएगा, लिक्विड से जाएगा गैस पे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है बेटा कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और हमारी थर्मल एनर्जी अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे ये जो मॉलिक्यूल है हमारा एग्जिस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ ए लिक्विड। लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा जितना इंपॉर्टेंट कि ये दो है। कौन से दो? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल एनर्जी। तो आपको याद रखना है बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज आल्सो कॉल्ड एज ए मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एनर्जी और अट्रैक्शन फोर्सेस। अगर इनकी एनर्जी सबसे ज्यादा है थर्मल से तो मॉलिक्यूल हमारा एग्जिस्ट करेगा सॉलिड में। अगर थर्मल एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर से ज्यादा है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो ये बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल एनर्जी जो बताता है कि हमारा मॉलिक्यूल का स्टेट क्या है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। राइट, ले लो बेटा स्क्रीनशॉट ये भी। बेटा अभी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बाद में अभी हमें देखना है, वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ अबाउट द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस। देखिए बेटा, व्हाट आर द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस। तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, बेटा गैसेस की मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले एक तो मास होगा, फिर वॉल्यूम होगा, फिर टेम्परेचर है, फिर प्रेशर है। राइट, तो एक काम करो बेटा, इट विल बी एग्जिस्ट, पहला है मेजरेबल प्रॉपर्टीज मास है। तो मास कैसे हो सकता है बेटा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ मोल्स। ये जो मास होते हैं इट इज इन द फॉर्म ऑफ मोल्स। और आप जानते हो बेटा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूल से तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट लिखो बेटा, एटम है सॉरी अगर एटम है तो ग्राम एटॉमिक वेट लिखो। हाँ बेटा, अगर वेट में पूछा जाए इसकी वेट किस में आ सकती है तो आप जानते हो यूनिट्स ऑफ द मास एंड ऑल। अगर आप इसकी यूनिट्स की बात करो तो इट विल बी ऑलवेज गिवन इन द ग्राम। केजी नहीं देते पर ग्राम में, हम तो यूनिट्स लिख सकते हैं मास की, ग्राम एंड केजी। सेकंड वन सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, दैट इज अबाउट द, चलो मैं इंपॉर्टेंट ले रहा हूं, अनदर इंपॉर्टेंट वन इज द प्रेशर। अभी भी आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का मेरा वीडियो देखा होगा, उसमें देखे होंगे आपने बेटा कि कंटेनर के अंदर में गैस होती है और वो गैस जितनी उस कंटेनर के वॉल को हीट करेगा उतना प्रेशर एग्जिस्ट करेगा। वही तो पढ़े ना हमने, क्योंकि मॉलिक्यूल विल कम एंड दे आर मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। While moving randomly in all direction, they can collide with each other as well as they can collide to the wall of the container. मैंने आपको ये पॉइंट वहां पे लिखा के दिया बेटा, आप याद एक बार देख सकते हो कि when this molecule are colliding with each other, there is no loss of energy, but there is a transfer of energy will take place from one molecule to other molecule, क्योंकि ये कोलिशन को हमने इलास्टिक कोलिशन कंसिडर किया है। और दूसरा, जब मॉलिक्यूल एक दूसरे को कोलाइड करता है, जब वॉल ऑफ द कंटेनर कोलाइड करेगा तो जैसे ही कोलाइड करेगा उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगी, और मैग्नीट्यूड चेंज होना मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया है बेटा। तो जहां भी फोर्स पर यूनिट आ गया, फोर्स पर यूनिट एरिया आ गया तो प्रेशर एक्सर्ट कर गया। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब जब गैस की मॉलिक्यूल
कंटेनर के वॉल को हिट करते रहेगा, अपनी मैग्नीट्यूड चेंज करते रहेगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगी तो फोर्स पर यूनिट एरिया चेंज हो जाती है, मतलब प्रेशर एक्सर्ट करता है, राइट। इसका मतलब प्रेशर जो है बेटा, ये प्रेशर ड्यू टू द गैस मॉलिक्यूल आर हीटिंग टू द वॉल ऑफ द कंटेनर। अच्छी बात है। तो प्रेशर भी एक बेटा इसकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, लेकिन ये जो प्रेशर अगर आपको कंसिडर करना है तो कैसे करो बेटा प्रेशर्स में, तो इसकी कुछ यूनिट्स होती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द प्रेशर, तो मैं बोलूं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर। एक काम करेंगे 1.01325 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 पास्कल, ये यूनिट ऑफ प्रेशर है बेटा, याद रखो। 101.325 into 10 to the power of 3 Pascal can be written as kilopascal. That can be written as 1.01325 bar. Unit of pressure है atmosphere, Pascal, kilopascal, bar. It is equal to 76 centimeter of mercury. 1 atm is equal to 760 torr and 1 atm is equal to बेटा 760 mm of Hg. ये सारे के सारे बेटा यूनिट्स ऑफ प्रेशर्स है। ये सारे के सारे क्या है, दे ऑल आर द यूनिट्स ऑफ प्रेशर। मुझे इतना ही नहीं बताना था बेटा यूनिट ऑफ प्रेशर, उसके साथ साथ आपको ये भी डिस्कस कराने थे कि प्रेशर्स में प्रेशर्स अगर ये आ जाए तो आपको ये यूनिट्स को, ये कन्वर्शन जो मैंने लिखा के दिया ना, ये कैसे भी याद करना है। वैसे नहीं भी याद करना तो आपको मालूम भी है, डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करा लो, 10 की पावर -2 10 की पावर +5 10 की पावर 3 10 की पावर 3 को किलो लिखा है बेटा। ये जो है ना 10 to the power of 5 Pascal can be written as a bar, 10 to the power of 5 Pascal can be written as a bar। 1 atm equal to 76 centimeter, 1 atm equal to 760 torr, 1 atm equal to 760 mm of Hg, राइट। ये प्रेशर्स के लिए हो गया बेटा। और एक प्रॉपर्टी आएंगी, लेट मी डिस्कस विथ यू दैट प्रॉपर्टी कॉल्ड एज ए, अब वॉल्यूम ले लो। मैं यहां लिखने के बजाय यहां लिखूंगा बेटा वॉल्यूम। देखिए थर्ड वन विल कम एज द मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द गैस इज ए वॉल्यूम। बेटा आप जानते हो ये हर बुक में लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप देख लो। वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। इस चैप्टर का सबसे बेसिक्स एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है, बहुत से बच्चों को मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे भी आते हैं वो गैस की वॉल्यूम तो नहीं देता है, वो बोलता इट इज अ गैस प्रेजेंट इन ए 5 लीटर कंटेनर। सीधी बात है भाई, अगर वो गैस 5 लीटर के कंटेनर में अगर आप रख देते हो तो उस गैस की वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, 5 लीटर होगी, ये याद रखना है। चलो वॉल्यूम ऑफ द गैस हो गई बेटा। वॉल्यूम की यूनिट्स आप जानते हो, इट विल बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ ए व्हाट बेटा, एटीएम, सॉरी लीटर्स, राइट। तो लीटर के हिसाब से अगर आप लिखना चाहो तो कैसे लिखो, ये सबको याद होना चाहिए बेटा। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 DMQ, 1 DMQ is equal to, है ना, it is equal to 1000 ml, that is equal to 1000 cubic centimeter, it can be written as a 1000 cc। ये लीटर, DMQ, ml, cubic centimeter is units of volume, ठीक है। पहला आ गया बेटा मास, दूसरा आ गया प्रेशर, तीसरा आ गया वॉल्यूम, फोर्थ वाला आता है बेटा दैट इज कॉल्ड एज ए टेम्परेचर। और आप जानते हो बेटा टेम्परेचर शुड बी ओनली इन द केल्विन। अगर डिग्री सेंटीग्रेड दिया हो केल्विन में कन्वर्ट कराना है तो क्या करो बेटा, इसको डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू में जस्ट 273 ऐड करा लो, आपका टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा। और पूरे गैस स्टेट्स के न्यूमेरिकल में टेम्परेचर हमेशा आप पहले केल्विन में कन्वर्ट करो, केल्विन में कन्वर्ट करके कैलकुलेशन करो, जो भी आंसर आता है दैट आंसर यू हैव टू चेक गिवन इन द ऑप्शन। अगर ऑप्शन में केल्विन दिया है केल्विन ढूंढो, डिग्री सेंटीग्रेड दिया है तो केल्विन में लाने के बाद -273 करके डिग्री सेंटीग्रेड करा लो। तो ये कन्वर्शन है बेटा, आपको डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में करने के लिए ऐड 273। अब उसके बाद में आएगा बेटा वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया एंड मास हो गया। अब आती है डेंसिटी की बात करते हैं बेटा। द फिफ्थ प्रॉपर्टी विल बी कॉल्ड एज ए डेंसिटी। डेंसिटी इज ऑल्सो द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस। भाई डेंसिटी दो तरह की हो सकती है, एक हो सकती है वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस और एक हो सकती है ओनली डेंसिटी ऑफ द गैस। तो डेंसिटी ऑफ द गैस इज नथिंग बट बेटा मास ऑफ द गैस बाय वॉल्यूम ऑफ द गैस करा लो, आपको डेंसिटी आती है। और डेंसिटी यूनिट जानते हो किस में आएगा बेटा, ग्राम। देखो मास ग्राम में, वॉल्यूम लीटर में। either it will be coming the gram per liter or it will be coming the kg per liter, but mostly डेंसिटी की यूनिट बेटा ग्राम पर लीटर में ही देखी जाती है, राइट।
चलो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। बेटा अभी हमने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के साथ में मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ गैस भी देख ली है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन स्टेट्स ऑफ मैटर और गैसेस स्टेट, दैट इज द गैस लॉज। बेटा अब ये एक्चुअल में टॉपिक शुरू हुआ कॉल्ड एज ए गैस लॉज। बेटा गैस लॉ में सबसे पहले हम देखेंगे दैट इज अबाउट द बॉयल्स लॉ। आपको एक बात बता दूं बेटा, मैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्रे-लुसाक लॉ, अवोगाद्रोस लॉ, सारे केस में आपको ये एक टर्म को लेके चलने हैं, ये वाले टर्म प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। इसका मतलब इसमें गिवन अमाउंट ऑफ द गैस जो भी होगी वो फिक्स होगी बेटा। अमाउंट ऑफ द गैस वो फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। मतलब आपका नंबर ऑफ मोल्स जो होता है बेटा, वो नंबर ऑफ मोल्स हमेशा फिक्स लेके चलना है। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को फिक्स ले लो और इन तीनों में किसी एक को फिक्स ले लो तो अपने आप एक एक लॉ आते जाएगी। लेट अस गो विद डिस्कस विद बॉयल्स लॉ। बेटा बॉयल्स लॉ में क्या करना है आपको, यहाँ पर एक टेम्परेचर को कांस्टेंट लेना है, नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट लेना है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। मतलब आपका टेम्परेचर कैसे हो गया सर, टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं सर इसकी डेफिनेशन लिखो तो कैसे लिखो बेटा, दैट इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर that is given volume of a gas है ना, at constant temperature given volume of a gas is inversely proportional to its pressure. So बेटा at constant temperature given amount of a gas में the volume of a gas दिया ना बेटा, given volume of a gas is inversely proportional to its pressure. अब इसके हिसाब से आप चलो बेटा, V is equal to K into 1 by P। सर K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। K क्या बन गया बेटा, K is called as a proportionality constant। अच्छी बात है। अब इसके हिसाब से बेटा क्या हो गया, PV को ऊपर ले लो, PV इक्वल टू K, और K क्या है बेटा आपका कांस्टेंट है। तो हम बोल सकते हैं सर अगर हमारे पास PV इक्वल टू कांस्टेंट आ जाए, द लॉ इज कॉल्ड एज ए बॉयल्स लॉ, राइट। अगर दो डिफरेंट गैसेस के लिए आए फॉर टू डिफरेंट कंडीशंस, तो आप क्या लिखो बेटा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये आपका बॉयल्स लॉ हो गया। एग्जाम में ये सब नहीं पूछता है बेटा, ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है डेफिनेशन एंड ऑल। तो डेफिनेशन आप तो ऐसे लिख लो, व्हाट इज दैट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर गिवन मास ऑफ ए गैस, that is for a given mass of a gas the volume of a gas is inversely proportional to its pressure। ये डेफिनेशन ठीक है, लेकिन ये सब एग्जाम में नहीं आते। एग्जाम में कुछ ग्राफिकल स्टडीज आते हैं। लेट मी डिस्कस विद यू ग्राफिकल स्टडीज एक एक करके कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें ये ले रहा हूं बेटा, ग्राफ की बात कर रहा हूं। देखिए ये मेरे पास एक ग्राफ है और ये ग्राफ में मैं y एक्सिस पे बेटा यहाँ पर एक वॉल्यूम लगा दिया हूं और ये x एक्सिस पे मैंने एक 1/p लगा दिया हूं। तो मुझे जानते हो वॉल्यूम yp है और 1/p मेरे x एक्सिस पे है 1/p। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड दिस विल बी अकर ओनली एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आप जानते हो कोई भी जो ग्राफ अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाते हो, दैट ग्राफ इज कॉल्ड एज ए आइसोथर्म। बेटा आइसो का मतलब होता है सेम एंड एट द कांस्टेंट टेम्परेचर कॉल्ड एज ए आइसोथर्म। ये ग्राफ आ गया। अब आप बोलो सर ये V 1/p आपकी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन क्यों हुई है, तो यहां देखिए बेटा, ये मैं बनाना चाहूंगा V इज इक्वल टू K इंटू 1/p। आप जानते हो Y इज इक्वल टू mx प्लस c। देखो बेटा आपके y एक्सिस में V वॉल्यूम दिया हुआ है, आपके x एक्सिस में 1/p दिया हुआ है और आपका m तो स्लोप है, आप जानते हो स्लोप है, तो स्लोप आपका k आ गया बेटा और k पॉजिटिव है। और जहां इंटरसेक्ट नहीं हो, k पॉजिटिव हो, तो लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक ग्राफ ये बनता है। चलो ठीक है, ये ग्राफ तो हो गया। एग्जाम में ऐसे बहुत से ग्राफिकल स्टडीज के बारे में पूछा गया है। अगर आपने क्वेश्चंस देखे हो तो आपको इस तरह से ग्राफ मिलने वाले हैं। ठीक है बेटा, ये V अगेंस्ट 1/p। यहाँ पे ये देते बेटा टेम्परेचर T1 करके दे दिया, टेम्परेचर T2 करके दे देता है और टेम्परेचर T3 करके दे देता है और आपसे पूछता है
बेटा इसमें टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3 कौन सा सही है? इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? टेम्परेचर क्या बेटा आपका ऑप्शन नंबर 1 T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 ये सही है, या ऑप्शन नंबर 2 T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 ये ऑप्शन सही है? तो मैं आपको एक एग्जांपल करा के दूंगा और इसके ऊपर में और पॉसिबल एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं वो भी बना के दूंगा। जरा आप ध्यान से इसको देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन इन IIT मेंस में भी पूछा गया है और नीट में भी ऐसे सवाल आते हैं। देखो कैसे, आपके पास y एक्सिस में v वॉल्यूम है तो लगा दिए, आपके पास x एक्सिस में 1/p है, आप वो भी लगा दीजिए, मतलब आपका ये इक्वेशन 1 है। देखो बेटा v इज इक्वल टू k इंटू 1/p, v इज इक्वल टू k इंटू 1/p। ठीक है, मैं बार बार बताना चाहूंगा, आपका k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट y इक्वल टू mx प्लस c से देखे तो ये m स्लोप है, मतलब आपका k भी स्लोप हो जाता है। अब यहाँ देखिए मैंने एक इक्वेशन लिया PV इक्वल टू nRT, आपको आगे पढ़ाया जाएगा बेटा, इट इज आइडियल गैस है, PV इक्वल टू nRT इज इक्वेशन ओनली फॉर द आइडियल गैस है। मुझे इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के फ्रेम में डालना है, तो पहले वॉल्यूम तो यही रखूंगा, फिर बेटा आप जानते हो n है, r है, t है, क्योंकि ये सारा का सारा बॉयल्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर में चल रहा है तो t को डाल दिया और v को मैंने नीचे डाल दिया। अब ये इक्वेशन 2 है, आप देखिए बेटा PV इक्वल टू nRT से मैंने ये वाली इक्वेशन फ्रेम आउट किया है और इस इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर आप देखते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बेटा 1 एंड 2 से आपको ऐसा नहीं लग रहा v कॉमन 1/p, सॉरी p नीचे आएगा बेटा, v कॉमन 1/p 1/p कॉमन, ये जो आपका k है और nRT प्रोपोर्शनल नहीं हो जाएगा, तो मैं ऐसे लिखूं k प्रोपोर्शनल टू nRT। बेटा k आपका स्लोप है, मैं आपको तब से यही बताते आ रहा हूं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपका क्या है? स्लोप है, और ये वाला स्लोप और ये वाला टेम्परेचर कैसा प्रोपोर्शनल है सर? डायरेक्टली है, मतलब जितनी ज्यादा स्लोप हो उतनी ज्यादा t की वैल्यू होगी, सही है ना? जितनी ज्यादा स्लोप, k मतलब स्लोप है बेटा, देखो k मतलब स्लोप है, जितनी ज्यादा k की वैल्यू होगी, मतलब जितनी ज्यादा स्लोप होगी उतनी ज्यादा t की वैल्यू होगी। बेटा आप बताइए T1 का स्लोप ज्यादा कि T3 का ज्यादा? हम तो ऐसे ही पढ़े, ऐसी लाइन की स्लोप ज्यादा, ऐसे लाइन की स्लोप कम, तो बेटा T1 की स्लोप ज्यादा है, जितनी ज्यादा स्लोप उतनी ज्यादा k, और जितनी ज्यादा k उतनी ज्यादा वैल्यू। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज नॉट करेक्ट। जो गलत है उसको बोर्ड पे लगाओ मत, जो सही है वही लगा दो, T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को देख के सेकंड क्वेश्चन अभी आपने बनाना है, पहले इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन बोर्ड पे लगा दिया मैंने, प्रेशर अगेंस्ट 1/v, यहाँ पे v अगेंस्ट 1/p था बेटा, यहाँ p अगेंस्ट 1/v है, टेम्परेचर T1 T2 T3 इन दोनों में कौन सा ऑप्शन सही है? एक बार पॉज करके बेटा बना लीजिए, प्लीज डू इट फास्ट। वेरी गुड, अगर हो गया होगा तो देखिए मैं करके दिखा रहा हूं बेटा कैसे करना है। आप जानते हो p अगेंस्ट 1/v है, तो हमारा ये शुरू होता है यहां से बेटा, v इक्वल टू k इंटू 1/p। अब आपके y के एक्सिस में p है तो p को ऊपर ले लो, p ऊपर आ गया, और आपके x के एक्सिस में 1/v है तो v को नीचे ले लो, ये आ गया, ये मेरा इक्वेशन 1 है। अब मैं क्या करूं बेटा, pv इक्वल टू nRT जो था उसमें आप जानते हो n और r तो हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है, और बॉयल्स लॉ तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट, तो इससे मैं ऐसा इक्वेशन फ्रेम आउट करना चाहता हूं और मैं कर भी दिया, p इक्वल टू nRT ब्रैकेट में डालो 1/v इक्वेशन 2। भाई ये दोनों इक्वेशन को देख के आपको नहीं लग रहा p कॉमन 1/v कॉमन k प्रोपोर्शनल टू nRT, तो मैं लिख दूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन बेटा 1 एंड 2, सर k प्रोपोर्शनल टू nRT है, k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, t टेम्परेचर है, अब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब k इनडायरेक्टली आपका स्लोप था बेटा, जितनी ज्यादा स्लोप उतनी ज्यादा t की वैल्यू, जितनी ज्यादा स्लोप उतनी ज्यादा t की वैल्यू। फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन गलत है। इज इट क्लियर बेटा? वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी बेटा। अब ये 3 ग्राफ देखो यहाँ पर बोर्ड पे बनाए हुए हैं, एक तो है v अगेंस्ट p बेटा, एक तो है आपका pv अगेंस्ट p, और एक है 1/v अगेंस्ट p।
यहां देखिए बेटा, आप जानते हो बॉयल्स लॉ में अगर आपके पास v है दैट इज प्रोपोर्शनल टू k इंटू 1/p। y एक्सिस पे v रखा हुआ है लेकिन x एक्सिस पे p रखा हुआ है, यहां पर 1/p दिख रहा है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते v इज इक्वल टू k इंटू p की पावर -1। तो देखो बेटा v और p कैसा है, इनवर्स, दैट इज प्रोपोर्शनल तो इनवर्सली है, बट p की पावर -1 है, मतलब ये क्या हो गया बेटा, माइनस का मतलब डिक्रीजेस और ये क्या है बेटा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेस। तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, इट इज डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। इज इट क्लियर? इसके लिए पीवी अगेंस्ट पी देखो बेटा, आपको याद है हमने बॉयल्स लॉ में पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाया था ना बेटा। अब ये कांस्टेंट आपका क्या हो सकता है बेटा, कांस्टेंट के हो सकता है। अब ये कांस्टेंट के साथ आप प्रेशर लगाओ या वॉल्यूम लगाओ तो सारी चीज तो कांस्टेंट ही होने वाली है। तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, ये पीवी आपके वाई पे आ गया और कांस्टेंट के साथ में पी एट द एक्स आ गया। आप कुछ भी करो बेटा, कितना भी इसमें प्रेशर, कितना भी आप पीवी को कितना प्रेशर कितना भी बढ़ाओ तो इस केस में आएगी लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मतलब आपका प्रेशर बढ़ते तो जाएगा, देखो प्रेशर बढ़ रहा है बट आपकी पीवी की वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, चेंज नहीं करेगी बिकॉज पीवी इक्वल टू क्या है, के है। बेटा 1/v अगेंस्ट पी में देखिए हमने क्या लिखा था हमने क्या लिखा था बेटा, हमने लिखा था दैट इज ए p इज इक्वल टू k इंटू 1/v या v इज इक्वल टू k इंटू 1/p, एक ही बात है। मैं क्या करता हूं, ये इसको k को यहां ले लेता हूं, सुनो p इंटू 1/k इक्वल टू 1/v। बेटा ये मेरी y एक्सिस में आ गया, अच्छी बात है, और ये मेरी x एक्सिस में आ गया, p इज ऑन द x एक्सिस, ये भी सही है। तो y इज इक्वल टू mx। बेटा ये आपका 1/k क्या हो गया, स्लोप इज द m, और ये स्लोप अभी आपका कैसा है, पॉजिटिव है, और यहाँ इंटरसेप्ट तो है ही नहीं बेटा, तो ऑब्वियसली लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन दैट टू बी एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। तीनों ग्राफ समझ में आ गए, राइट? ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। बेटा अभी जो आएगा लॉग वाला आएगा, लॉग पी अगेंस्ट लॉग 1/v। अब हमने लिखा था बेटा v इज इक्वल टू k इंटू 1/p। आप p को ऊपर ले लो, p इज इक्वल टू k इंटू 1/v। टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड तो आपको आएगा लॉग p इज इक्वल टू लॉग a इंटू b। बेटा लॉग a इंटू b की तो ऐसे लिखा जाता है दैट इज इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b। अब देखो ये आपकी y एक्सिस में है, अच्छी बात है, ये आपके x एक्सिस में है, यहाँ कुछ भी नहीं है, नंबर 1 है, मतलब आपका स्लोप पॉजिटिव है, और ये आपका इंटरसेप्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड एज ए इंटरसेप्ट। तो भाई इंटरसेप्ट भी है, स्लोप आपकी पॉजिटिव है, तो लाइन इस तरह से आएगी और यहां से यहां तक का आपका इंटरसेप्ट विल बी कॉल्ड एज ए लॉग के, ये लाइन आएगी बेटा, ठीक है ना। तो लॉग पी अगेंस्ट लॉग 1/v को निकालने का तरीका ये वाला है, देख लो बेटा, इसे भी स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा ये सबसे बढ़िया ग्राफ है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, हमारे एनसीईआरटी से है, और आप देखो 2020 में अभी भी जो रिसेंटली लास्ट ईयर नीट एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। हाँ वहाँ टेम्परेचर मेंशन किया था लेकिन मैंने जस्ट T1 T2 T3 मेंशन कर दिया है, वो आपको देखना है। ऐसे केसेस में क्या किया जाता है, जस्ट आपको प्रेशर को कांस्टेंट ले लीजिए बेटा, ये मैंने प्रेशर कांस्टेंट ले लिया, ठीक है, एक कांस्टेंट प्रेशर है, ये कांस्टेंट प्रेशर, ये कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। बेटा इस प्रेशर पे आपकी वॉल्यूम ये आ रही है, तो ये ग्राफ T1 का था, ये वॉल्यूम V1 का हो गया। बेटा ये आपका आ रहा है, ये वाला ग्राफ T2 का है तो वॉल्यूम V2 का आ रहा है। बेटा ये ग्राफ T3 का है तो ये वाली वॉल्यूम आपकी V3 की आ रही है। आप जानते हो PV प्रोपोर्शनल टू K था, इसका मतलब PV इक्वल टू nRT था ना बेटा। अब इसमें आप जानते हो N और R आपका हमेशा कांस्टेंट ही होता है, इसमें कोई ये नहीं है कि चेंज होने वाला, ये तो कांस्टेंट ही है। अब ये दोनों कांस्टेंट होने के कारण आप क्या कर सकते हो बेटा, यहाँ पर PV प्रोपोर्शनल टू T कर सकते हो, पॉसिबिलिटी बता रहा हूं मैं, N और R कांस्टेंट ले लो तो क्या हो गया, PV प्रोपोर्शनल टू T। अब PV प्रोपोर्शनल टू T में आपने क्या कांस्टेंट लिया भाई, प्रेशर P0, तो ये भी प्रेशर P0 थी, ये भी प्रेशर P0, ये भी प्रेशर P0, P कांस्टेंट हो गया तो V प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया बेटा, T आ गया। मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप बताइए बेटा वॉल्यूम V1 बढ़ा कि V3 बढ़ा,
सर V3 बढ़ा, जितनी ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा टेम्परेचर। इसका मतलब इस केस में हम क्या बोले सर, T3 विल बी ग्रेटर देन T2 विल बी ग्रेटर देन T1। ये क्वेश्चन है, आप देख लेना बेटा, ये अपनी एनसीईआरटी में दिया है, कॉलम के हिसाब से उन्होंने टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है। अभी नीट के एग्जाम में उन्होंने टेम्परेचर मेंशन किया था, मैंने यहाँ जनरल फॉर्म दे दिया, राइट। ले लो बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये बेटा। अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे बॉयस लॉ से। ये न्यूमेरिकल है, देखिए बेटा, ए बलून इज फिल्ड विथ 1 मोल ऑफ ए हीलियम गैस, मतलब यहाँ पर हीलियम गैस 1 मोल है, और देखिए टेम्परेचर प्रेशर भी मेंशन किया गया है। इट विल बर्स्ट इफ प्रेशर इज डिक्रीज टू 0.2 बार, क्योंकि आप जानते हो अगर प्रेशर डिक्रीज कर दो तो वॉल्यूम बलून का बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि इतना ज्यादा होगा तो फूट जाएगा। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बलून? बड़ा आसान है भाई, आप देखिए P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगा दीजिए। P1 देखिए, आप जानते हो ये जो कंडीशन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 बार प्रेशर और 1 मोल ऑफ गैस, अगर ये टेम्परेचर और ये प्रेशर में हो तो ऑब्वियसली उसकी वॉल्यूम विल बी कंसिडर्ड एज ए 22.4 लीटर। देता नहीं है, ये आपको मालूम होना चाहिए, वॉल्यूम कंसेप्ट अपना है ना। एट एसटीपी कंडीशन में 1 मोल ऑफ एनी गैस कैन ऑक्यूपाइज वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना बेटा? 22.4 लीटर। तो प्रेशर P1 को आप लगा लो बेटा, P1 इज इक्वल टू 1 बार, देन P2 इज इक्वल टू 0.2 बार। बेटा V1 वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू कंडीशन 22.4 लीटर, मतलब वॉल्यूम V2 आपको निकालना है, सीधा सीधा है बेटा। वॉल्यूम V2 इक्वल टू P1 V1 बाय P2। P1 की वैल्यू डालो 1, V1 की वैल्यू डालो 22.4, P2 की वैल्यू डालो बेटा 0.2, सॉल्व करो 112 लीटर्स, मतलब ये मैक्सिमम वॉल्यूम है। इसके आगे थोड़ा भी वॉल्यूम बढ़ जाए तो प्रेशर आपका बलून फूट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, राइट। लिख लीजिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हमारे बॉयस लॉ से आया हुआ है। 10 liter cylinder has a helium gas at 8 atmospheric pressure and 32 degrees centigrade. How many balloons of 2 liter each at 2 atm and 32 degrees centigrade can be filled with the gas available from the cylinder? मतलब यहाँ पर एक सिलेंडर दिया हुआ है, देखिए बेटा ध्यान से, एक सिलेंडर है और ये सिलेंडर के अंदर में हीलियम गैस रखी हुई है और ये सिलेंडर की वॉल्यूम है 10 लीटर और के अंदर में जो हीलियम गैस है उसकी प्रेशर है बेटा 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे स्मॉल ओपनिंग है जिसको आप वॉल कह सकते हो, ठीक है, और ये वॉल पे आपने इस तरह से एक बलून लगा दिया, तो ये बलून में मैक्सिमम आप कितनी वॉल्यूम डाल सकते हो बेटा? 2 लीटर की गैस डाल सकते हो और बलून का मैक्सिमम प्रेशर आप 2 atm तक रख सकते हो। अब उन्होंने पूछा इतनी गैस से ऐसे कितने नंबर ऑफ बलून आप बना सकते हो? 10, 12, 25, 30, जो भी होंगे नंबर ऑफ बलून कितने बना सकते हो। तो इसका कंसेप्ट है बेटा, हमेशा याद रखो, सिलेंडर के अंदर में जो गैस है वो गैस अगर हाई प्रेशर में है तो बेटा गैस का मूवमेंट हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, मतलब इस तरह से लो में जाएगा, क्योंकि हाई प्रेशर कितनी बेटा 8 और लो प्रेशर कितनी है 2। अच्छा, ये गैस का मूवमेंट ये सिलेंडर से आपके बलून में कब तक जाएगा जानते हो? जब तक ये सिलेंडर का प्रेशर ये वाले एटमॉस्फेयर, ये जो बाहर बलून के प्रेशर से इक्वल नहीं आ जाए तब तक जाएगा। मतलब आपको जो 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हीलियम गैस है बेटा वो कहां तक जाएगी? आपका वो 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक आए, मतलब बाहर जाएगी, मतलब 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर जाने से अंदर में बचेगा 2। तो और एक बार रिपीट कर रहा हूं बेटा मैं, ये गैस की प्रेशर 8 atm है और बलून के अंदर में जो गैस है उसकी प्रेशर 2 है, तो मूवमेंट ऑफ द गैस सिलेंडर से बलून की तरफ जा रही है। बेटा ये कब तक जाएगा? जब तक ये सिलेंडर का प्रेशर 8 atm से कहां तक ना आ जाए बेटा? 2 atm तक आ जाए। अगर ये सिलेंडर का प्रेशर 8 atm से 2 atm आ जाए, मतलब कितना प्रेशर यूज हो गया? 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वॉज यूज। कितना बेटा? 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वॉज। सर 2 क्यों? क्योंकि बलून का प्रेशर 2 है बेटा, इसका भी प्रेशर 2 आ गया तो मूवमेंट ऑफ गैस रुक जाएगी। तो इस केस में करते क्या है, देखिए पीवी सिलेंडर देखा जाता है पहले, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। भाई प्रेशर 8 नहीं लेना, 6 लेना है, दैट इज 6 इंटू वॉल्यूम कितनी बेटा? 10, मतलब आपको कितना आ रहा? 60 लीटर एटमॉस्फेयर प्रेशर ऑफ द गैस आपके सिलेंडर में है। बलून का देखो बेटा, पीवी बलून देखो कितनी है। पीवी बलून अगर आप निकालते हो तो प्रेशर तो 2 atm, वॉल्यूम 2 लीटर, 2 इंटू 2 आपको आ रहा 4 लीटर atm पीवी बलून आ गया। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो बेटा,
अगर आपके पास 4 लीटर एटीएम है तो आप एक बलून भर सकते हो। अगर आपके पास 60 लीटर एटीएम गैस है तो आप कितने बलून भर सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लो, 60 इंटू 1/4 आ रहा बेटा, 1 जा 4, 5 6 15। कितने बलून भरोगे बेटा? आप इससे 15 बलून भर सकते हो। मतलब इस गैस से कितने नंबर ऑफ बलून भर सकते हो? 15 नंबर ऑफ बलून्स कैन बी फिल्ड हियर। ले लो बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा अब देखिए, वही क्वेश्चन को मैंने अलग से फ्रेम आउट कर दिया। सिलेंडर के अंदर हाइड्रोजन गैस है, प्रेशर उसकी 10 atm है और वॉल्यूम 8 लीटर्स है, टेम्परेचर 273। अब हाउ मेनी बलून्स ऑफ 4 लीटर ईच एट 1 atm एट 273 कैन बी फिल्ड विद द गैस अवेलेबल इन द सिलेंडर। चलो एक बार आप इसे ट्राई कर लीजिए बेटा, पॉज करके ट्राई कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो मैं बना रहा हूं, अब ये सिलेंडर है, सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी बेटा? 8 लीटर वॉल्यूम। सिलेंडर में गैस, हाइड्रोजन गैस, उसकी प्रेशर कितनी बेटा? 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां से स्मॉल ओपनिंग वॉल है बेटा, ये वॉल्स में आप बलून भर दिए। बलून की वॉल्यूम कितनी है? 4 लीटर की, और प्रेशर कितनी है उसकी? 1 atm की। तो आप जानते हो अगर आपका ये प्रेशर 1 atm है तो ये बेटा इस सिलेंडर की गैस की प्रेशर अगर 1 atm आ जाएगी तो इसका मूवमेंट रुक जाएगा। तो क्या करते बेटा, 1 atm और ये 10, तो 10 - 1 करा लो, अप टू 9 atm यूज होने वाली है। मतलब मुझे आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द पीवी ऑफ द सिलेंडर, तो बोलो बेटा पीवी ऑफ द सिलेंडर कितनी है? प्रेशर 9 ले लो, वॉल्यूम 8 ले लो, 8 8 64, 8 9 72, तो ये आपको 72 लीटर एटीएम आ गया। फिर पीवी ऑफ द बलून ले लो बेटा, पीवी ऑफ द बलून बता रहा है प्रेशर और वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू 4 लीटर एटीएम। इसका मतलब आप ये बताओ बेटा कि 4 लीटर एटीएम की गैस से आप एक बलून भर सकते हो, तो 72 लीटर एटीएम से आप कितने बलून भर सकते हो? तो 72 इंटू 1/4 कितना बेटा? 72 इंटू 1/4, 4 1 जा 4, 5 6 7 32, 4 8 जा, तो आप इससे आप 18 बलून्स भर सकते हो। आई होप बेटा आपको बलून वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया है। ये दो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स है, पर फिलहाल में 2 एग्जांपल मैंने दिया है, आप देख लीजिए। अगर आपने सॉल्व किया होगा 18 बलून्स, तो ये तो कंसेप्ट की क्लियर रखना बेटा, गैस सिलेंडर में जितनी हो उसकी प्रेशर, और जिसमें आपको भरवाना हो उसकी प्रेशर देखना है। अगर उसकी प्रेशर 1 दे दे, यहाँ पर 10 है तो 10 - 1 9। अगर यहाँ 2 atm दे दे तो ये 10 है, 10 - 2 8, तो 8 एटमॉस्फेयर और 8 लीटर, उसके हिसाब से आपने नंबर ऑफ बलून्स निकालनी है। राइट, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन बेटा। देखिए बेटा, बॉयज लॉ का और एक मॉडल क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है। हमको दिया गया है बेटा, द प्रेशर ऑफ द गैस इज 3 atm व्हेन इट इज ऑक्यूपाई 5 लीटर वॉल्यूम। जब 5 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा उस समय गैस एक ही प्रेशर 3 atm होगी। लेकिन उसी गैस को बेटा जब आप कंप्रेस करके 3 लीटर पे लाओगे तो फाइनल प्रेशर कितनी होगी? तो यहां पर आपको दिख रहा है 2 कंडीशंस आ गई कि पहले इनिशियल कंडीशन कैसी थी कंप्रेस करने से पहले वाली, और फाइनल कंडीशन क्या आ रही, मतलब कंप्रेस करने के बाद वाली फाइनल कंडीशंस क्या आ रही। देखिए बेटा, इनिशियल कंडीशंस क्या है उसकी, पहले तो उसने प्रेशर P1 दे दिया है, दैट इज 3 atm, और इनिशियल कंडीशन वॉल्यूम V1 भी दे दिया है 5 लीटर करके। जब आपने कंप्रेस करा लिए तो वॉल्यूम 5 लीटर से 3 लीटर पे आ गई, तो वॉल्यूम तो कम हो गया। तो अब इस केस में आपका प्रेशर क्या होगा? तो सोचो बेटा, वॉल्यूम कम होने से प्रेशर बढ़ता है। आई रिपीट बेटा, वॉल्यूम कम होने से प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये प्रोसेस जो होती है कांस्टेंट टेम्परेचर चलती है। तो आप लिख सकते हो सर, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ बेटा, इस केस में हम लोग बॉयल्स लॉ भी लिखा रहे, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है तो 2 कंडीशन क्लियर है। P1 V1 इक्वल टू क्या आती बेटा? P2 V2, और P2 इज इक्वल टू आ जाएगी P1 V1 बाय V2। P1 कितनी है आप देखो, आपको 3 है, V1 कितनी है 5 है, V2 कितनी है बेटा 3 है, 3 से 3 कट गया, बचा कितना 5 atm। हेंस द फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू कितना लिखो बेटा, एस द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस आ गई है आपकी। राइट,
तो इस तरह के बेटा बॉयस लॉ के सारे मॉडल क्वेश्चन मैंने कवर करा लिया है। अब हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड वन, दैट इज द चार्ल्स लॉ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। बेटा सेकंड वन अभी शुरू होगा। आफ्टर द बॉयस लॉ विल सी अबाउट द चार्ल्स लॉ। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें, आप देखिए चार्ल्स लॉ। बेटा चार्ल्स लॉ में क्या होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर right, given volume of a gas is directly proportional to its absolute temperature। बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और टेम्परेचर आप जानते हो शुड बी टेकन इन द केल्विन। मतलब वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और ये होता है ओनली एट द कांस्टेंट प्रेशर। मतलब आप V इज इक्वल टू K इंटू टी लगा दो, इसका मतलब आपका K क्या बन गया बेटा, K इज कॉल्ड एज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। K is called as a proportionality constant। मतलब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा V by T इक्वल टू K, या तो बेटा V by T इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आपके पास दो अलग अलग गैसेस हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं बेटा V1 by T1 इक्वल टू V2 by T2। दो डिफरेंट कंडीशंस में ये भी बन सकता है। चलो इसके अलावा थोड़ा एक ग्राफिकल स्टडीज की भी बात करेंगे बेटा। यहाँ पर अगर मैं इस तरह से y एक्सिस पे और x एक्सिस पे अगर यहाँ V वॉल्यूम लगा दूं और यहाँ T टेम्परेचर लगा दूं, तो आई एम गेटिंग ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड दैट टू बी एट द कांस्टेंट प्रेशर। बेटा आप जानते हो जो ग्राफ ड्रॉ किया जाता है एट कांस्टेंट प्रेशर आर कॉल्ड एज ए आइसोबार। आइसो का मतलब सेम, बार मतलब यूनिट ऑफ ए प्रेशर। द ग्राफ विच इज ड्रॉन एट द कांस्टेंट प्रेशर आर कॉल्ड एज ए आइसोबार। ये देखो बेटा, ये आपका V है और ये आपका T है। यहाँ देखिए ये y एक्सिस पे है और ये x एक्सिस पे है, तो m आपका स्लोप है बेटा, दैट इज ए k, और इंटरसेप्ट यहाँ है ही नहीं, तो लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो इसी से क्वेश्चन फ्रेम आउट करते हैं हम लोग। कैसे, देखिए अगर मुझे ग्राफ ये दिया गया बेटा V अगेंस्ट T पे, ग्राफ 1, 2 एंड 3, बेटा ये P1 है, ये P2 है और ये P3 है। अभी भी हमने किया था बेटा। इस केस में पूछा गया क्या P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3 होगा या P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1 होगा। तो आपको इसमें से कैसे करना है आपको मालूम है। प्लीज बेटा वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिए आपका आंसर क्या आता है। राइट, अगर आपने कर लिया होगा तो ठीक है, थोड़ा मैं आपको हेल्प करा दूं कि कौन सा सही है। सबसे पहले देखो आपके y पे T है और x पे, सॉरी y पे V है और आपके x पे T है। मतलब आपका ये फॉर्मूला तो सही हो गया कि V इज इक्वल टू K इंटू T। ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई है। मैंने आपको सिखाया था PV इक्वल टू एनआरटी को लेके आपको PV इक्वल टू एनआरटी को ऐसे फ्रेम आउट करना है इसके जैसे। तो V को यही रखो बेटा, N हो गया, R हो गया, P को नीचे डाल दो और ये आपका बचा T इंटू T। ये आपकी इक्वेशन 2। अगर आप इक्वेशन 1 एंड 2 की इक्वलाइज करो तो आपको क्या दिख रहा है बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, V को V, T को T, क्या आ रहा बेटा, K इज इक्वल टू एन आर बाय P। आप सब बच्चे जानते हो बेटा आपका एन आर कॉन्स्टेंट है, इवन P भी कॉन्स्टेंट है, लेकिन इस केस में आपका जो K स्लोप है बेटा, वो K स्लोप और P कैसा प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज्यादा स्लोप होगा उतनी P की वैल्यू कम होगी। ग्रेटर द स्लोप लेस द वैल्यू ऑफ P। मतलब यहाँ पर देखो P1 की स्लोप ज्यादा है तो P1 की वैल्यू कम है, तो P1 की वैल्यू कम है, मतलब आपका सेकंड ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। गलत को निकाल दो एंड इट इज ऑर्डर फॉर द प्रेशर। राइट, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। बेटा यहाँ देखिए मैंने और एक ग्राफ अभी थोड़ा सा रिवर्स बना लिया। ये VT था, ये T भी करा लिया, P1 P2 P3। जरा देखो बेटा वीडियो पॉज करके आपको क्या आता है, P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3 आता है या P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1 आता है। पॉज करके कर लीजिए। चलो बेटा सबका हो गया, वेरी गुड, हम लोग भी ट्राई करेंगे। बेटा एक्चुअल में लिखा जाता है V इक्वल टू K इंटू T। इसको उल्टा कर दो, T इंटू K इक्वल टू V। अच्छी बात है, T इक्वल टू 1 बाय K इंटू V। ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई है ना बेटा। इसको उल्टा लिख दिया, इसको ऐसा किया। क्यों,
क्योंकि ये y की एक्सिस पर है और ये आपके x की एक्सिस पे है। फिर आप जानते हो PV इक्वल टू nRT को थोड़ा सा घुमा के लिखो बेटा, nRT इक्वल टू PV। अब इस इक्वेशन इसके फ्रेम आउट में डालो, फ्रेम करो कैसे, T को पहले T लगा दो इक्वल टू V को थोड़ा सा अलग कर दो, ये P बाय NR हो जाता है। ये बन गया इक्वेशन 2। बट अब 1 एंड 2 को कंपेयर करो, T का T इक्वल V से V इक्वल 1 बाय K इक्वल टू ये आ रहा है, मतलब मैं लिख दू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं बेटा कि 1 बाय K इक्वल टू P बाय NR। बेटा आपका K कांस्टेंट है जो कि आपका स्लोप है और P प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा स्लोप हो उतनी कम वैल्यू होगी, जितनी ज्यादा स्लोप उतनी कम वैल्यू। P1 इज लेस, इसका मतलब हम बोलेंगे P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1। इस केस में भी सेम आया जैसे कि वहां पर आया, राइट। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। बेटा ये चार्ल्स का और एक सेकंड लॉ है, एक्चुअली चार्ल्स लॉ का ये अनदर स्टेटमेंट भी है। द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273.15 ऑफ द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ईच डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर रेस्पेक्टिवली प्रोवाइडेड प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। मतलब ये जो V है बेटा, Vt इज इक्वल टू V नॉट, ये आता है 1 प्लस T बाय 273.15। T मतलब टेम्परेचर इज इन सेल्सियस। बेटा डिग्री अगर आपको केल्विन में लेना है दैट मीन्स इट बिकम ए T बाय T नॉट भी करा लो तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए बेटा 1 प्लस T बाय 273 है, अगर आपको यहाँ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करा लो तो आपको T आ जाएगा। इट इज अ फाइनल टेम्परेचर एंड इट इज अ इनिशियल टेम्परेचर। तो ये रिलेशन है बेटा Vt इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस T बाय 273.15। बेटा व्हाट इज ए V नॉट, तो V नॉट बोल सकते हैं वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। इट इज ए वॉल्यूम at 0 degree centigrade and this Vt it is a volume of the gas at T degree centigrade। तो ये और एक रिलेशन है हमारे चार्ल्स लॉ का बेटा, ये भी देख सकते हो, राइट। प्लीज नोट डाउन इसे भी। बेटा अभी हम लोग एक काम करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इसका। एट कांस्टेंट प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स आर तो कांस्टेंट ही है, और इस केस में हम लोग अभी देखेंगे What is the possible representation or graphical representation of the Charles law? क्योंकि ग्राफ की स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जहां तक मुझे याद है, आप देखो लास्ट ईयर 2020 में हमारे नीट में ग्राफ ही पूछा था। मेंस में भी मैक्सिमम क्वेश्चन ग्राफिकल से ही पूछते हैं। न्यूमेरिकल बड़ा आसान होता है, सीधा न्यूमेरिकल में क्वेश्चन फॉर्मूले डालो, वैल्यू पुटअप करो, आंसर आ जाएगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका देखेंगे क्या है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द चार्ल्स लॉ। चलो मैं चार यहां पर एक रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ कर देता हूं, आंसर क्या आएगा आप बताना है। पहला है बेटा V बाई टी। आप देख रहे हो चार्ल्स लॉ में Vt इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, V बाई टी अगेंस्ट टी एक करा लो। दूसरा बेटा log V अगेंस्ट log t ले लो, log V अगेंस्ट log t, एक दो आ गया। तीसरा बेटा V अगेंस्ट 1 बाई टी भी डालो, V अगेंस्ट 1 बाई टी डालो, ये है। तो पहले ये सिंपल वाला बना के देखेंगे। आप जानते हो y एक्सिस में v है और x में 1 बाई टी है, तो आपका एक्चुअली v इक्वल टू k इंटू टी आपकी ये चार्ल्स लॉ थी। लेकिन y पे देखो बेटा v है और x एक्सिस पे आपको 1 बाई टी है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं k इंटू 1 बाई टी की पावर -1। आप देखिए बेटा t की पावर -1 मतलब माइनस का मतलब डिक्रीजेस, पावर मतलब एक्सपोनेंशियल डिक्रीजेस। तो ये ग्राफ आपका ऐसा आएगा बिकॉज इट इज डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। टी की पावर नेगेटिव मतलब डिक्रीजेस, और पावर में टर्म डिक्रीज करा तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेस। इट इज ए ग्राफ फॉर वॉल्यूम अगेंस्ट 1 बाई टी। बेटा लॉग वाला भी देख सकते हैं हम लोग, कैसे देखिए। आप जानते हो v इज इक्वल टू के इंटू टी है, तो आप क्या लोगे बेटा log v इक्वल टू log kt, log kt बिकम log a प्लस log b। बेटा ये आपकी y एक्सिस में अच्छी बात है, ये आपकी x एक्सिस में ये भी सही है। प्लस मतलब स्लोप आपका पॉजिटिव और ये आपकी इंटरसेप्ट हो गई, c इज अ इंटरसेप्ट। तो भाई इस केस में इंटरसेप्ट भी है, ये इंटरसेप्ट है, दैट इज इक्वल टू log k। तो ये आपका ग्राफ आएगा बेटा log k। ये लाइन यहां से आ गई, यहां से थीटा निकालो आपको स्लोप आ जाएगा। दो आ गए।
तीसरा देखो बेटा v बाई टी अगेंस्ट टी, तो आप जानते हो v इक्वल टू k इंटू टी कैन बी रिटन एज v बाई टी इक्वल टू k, मतलब k कांस्टेंट है। और बेटा कांस्टेंट के साथ में कोई भी टर्म लगा दो, कोई भी टर्म, देखो ये y एक्सिस पे है और यहाँ पर कोई भी टर्म लगा दो, हमेशा क्या होगी, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। मतलब आपका ये टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है लेकिन v बाई टी कुछ भी नहीं हो रहा, चेंज ही नहीं हो रहा, इट गोज टू पैरेलल टू द x एक्सिस। बना लो बेटा। और एक ग्राफ आएगा, आई वांट टू डिस्कस विथ यू दैट ग्राफ फॉर द चार्ल्स लॉ। बना लिए, वेरी गुड। तीसरा ग्राफ है ये वाला, v अगेंस्ट t बेटा, ये v है और ये t डिग्री सेंटीग्रेड वाला, ठीक है। इसमें जानते हो बेटा ये जो है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, लेकिन इस केस में ये जो पॉइंट यहाँ पर जो क्रॉस कर रहा है बेटा, इट इज एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि v अगेंस्ट t डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आप देखो ये पर्टिकुलर एक लाइन आएंगी बेटा, ये लाइन होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब हम बोलते हैं ना कि वॉल्यूम या तो 1 डिग्री से इंक्रीज करे, टेम्परेचर अगर 1 डिग्री से इंक्रीज करे या डिक्रीज करे तो वॉल्यूम भी क्या होता है बेटा 1/273 टाइम्स इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। और यही कंसेप्ट है बेटा, यहाँ पर v अगेंस्ट t डिग्री सेंटीग्रेड में ये जो लाइन है इट इज गोइंग टू क्रॉस एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड एट द 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो ग्राफ था यहां से यहां तक का जो वॉल्यूम आपको दिख रहा है बेटा, वी कैन से दिस इज कॉल्ड एज ए इनिशियल वॉल्यूम। यहां से यहां तक का जो वॉल्यूम है दैट विल बी कॉल्ड एज ए इनिशियल वॉल्यूम। तो ये ग्राफिकल स्टडीज थे, दैट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द चार्ल्स लॉ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके न्यूमेरिकल्स भी देख लेंगे। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, देखिए चार्ल्स लॉ का। At what temperature will given mass of a gas occupy a volume of 200 liters if it occupy a volume of 260 liters at a temperature of 30 degree centigrade? यहाँ देखिए at what temperature, तो पहले T1 निकालना है। Will given mass of a gas occupies a volume of 200 liter, वॉल्यूम V1 आपको 200 लीटर दिया गया है। मतलब ये आपकी क्या होगी बेटा, दिस इज कॉल्ड एज ए इनिशियल कंडीशन, है ना, इनिशियल कंडीशंस। अब दूसरी कंडीशन देखो, इफ इट ऑक्यूपाइज ए वॉल्यूम ऑफ 200 लीटर, मतलब फाइनल कंडीशन भी दी गई है। तो V1/T1 टू V2/T2। तो अब आप यहां पर T2 दिया है सॉरी बेटा 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 करा लो तो यह आएगा 7 + 3 10 0 303 केल्विन, और वॉल्यूम V2 आपको दिया गया है 260 लीटर्स। तो आप इनमें से समझ सकते हो बेटा, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ अगर आप डालते हो फॉर 2 डिफरेंट कंडीशंस, तो चार्ल्स लॉ क्या बताएगा, V1/T1 इक्वल टू V2/T2। बेटा इसमें से आपको निकालना क्या है, T1 निकालना है। तो T1 बना लो बेटा, T1 इक्वल टू V1 इंटू T2/V2। दिख रहा है आपको, वेरी गुड बेटा। ये V1 है, ये T2 है बाय V2 है, क्योंकि T1 ऊपर गया है ना, तो V1 इंटू T2/V2। V1 कितना है देख लो 200 है, T2 कितना है बेटा 303 है, और V2 कितना है 260 है। अगर इसे सॉल्व कर लो आंसर नियरली कितना आएगा देख लो, 233 केल्विन इज द आंसर आई एम गेटिंग हियर। तो एट व्हाट टेम्परेचर बेटा, एट ए टेम्परेचर ऑफ 233 केल्विन द गिवन मास ऑफ ए गैस कैन ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ 260 लीटर्स। ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। देखो बेटा चार्ल्स लॉ में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वॉल्यूम और प्रेशर पे पूछते हैं। वॉल्यूम अगर इतना % बढ़ गया तो प्रेशर कितना % डिक्रीज करेगा, अगर वॉल्यूम इतना % डिक्रीज करेगा तो प्रेशर कितना % इंक्रीज करेगा। ये क्वेश्चन मैक्सिमम हर बुक में आपको हर मॉडल में देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है बेटा, at 27 degrees centigrade volume of a gas is decreased by 50% when pressure is increased by 100%। अब जानते हो ना बेटा, प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रेशर बढ़ गया तो वॉल्यूम कम होता, वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो जाता है। यहाँ प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम कम हो गया। देन फाइंड द चेंज इन द प्रेशर पूछ रहा है इफ द वॉल्यूम इज डिक्रीज बाय 25%। तो एक काम करो बेटा, वॉल्यूम ऑफ ए गैस डिक्रीज बाय 50%, मतलब आप इनिशियल वॉल्यूम को क्या करो, आपकी वॉल्यूम V थी, अभी V का आधा बन गया तो V/2 हो जाता। देखो वॉल्यूम डिक्रीज बाय 50%, मतलब इनिशियल वॉल्यूम आपकी V थी, उसका कम करा लो बेटा, V का
v का आधा करा लो तो v/2 इनिशियल हो गया। कब? जब प्रेशर इंक्रीज बाय 100%, तो इनिशियल प्रेशर P जो था आपका, P था 100% बढ़ गया तो P1 बिकम 2P आ गया। बेटा फाइंड द चेंज इन द प्रेशर, आपको P2 निकालना है, मतलब पहले P2 निकालो, P2 माइनस P1 करा लो, चेंज इन प्रेशर मिलेगा इफ वॉल्यूम इज डिक्रीज बाय 25%। तो देखो बेटा 25% क्या होता है, दैट इज 1/4। 100 का 1/4 करा लो 25% होता है ना बेटा, तो क्या करा लो 25% डिक्रीज करके बोल रहा है, तो V में से V/4 को माइनस करा लो, कितना आएगा बेटा, इट बिकम है 4V माइनस V/4, इट इज इक्वल टू 3V/4। ये आपका V2 आ गया, 25% मतलब ये हो गया। अब P2 निकालना है। अब आपके पास रिलेशन से बेटा आप जानते हो कैसे, देखो हमारे पास था ना बेटा अपना प्रेशर एंड वॉल्यूम वाला रिलेशन से एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो सॉरी बेटा ये जो प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन जो है एट कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो ये बॉयल्स लॉ वाला हो गया। तो ये कंसेप्ट जो हमने दे रहे हैं इट इज बेस्ड ऑन द बॉयल्स लॉ, मतलब यहाँ पर मैं बॉयल्स लॉ का कंसेप्ट लिया हूँ बेटा। यहाँ पर प्रेशर एंड वॉल्यूम मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम लगा देंगे P1 V1 इक्वल टू बेटा P2 V2। इस केस में मुझे निकालना क्या है, P2 निकालना है, तो P2 इज इक्वल टू क्या करो P1 V1 बाय V2 जोड़ दो। बेटा P1 क्या है आप देखो, दिख रहा है 2P, V1 कितना है, V1 V/2 है, और बेटा आपका V2 कितनी है, दैट इज 3V/4। मैं ऊपर लिख देता हूँ बेटा, V से V कट गया, 2 2 4 हो गया, 2 into 2 4P/3 इज द प्रेशर P2। आपसे पूछा चेंज इन द प्रेशर भाई डेल्टा P, P2 कितनी आ गई देखो 4P/3, P1 कितनी है 2P, मतलब कितना आ गया बेटा यहाँ पर 3, दैट इज 4P माइनस 6P, मतलब डिक्रीजेस बाय 2P/3। बेटा उन्होंने पूछा है फाइंड द चेंज इन द प्रेशर, इतना हो गया। लेकिन अगर मुझे पूछा गया फाइंड द परसेंटेज ऑफ द चेंज इन द प्रेशर, तो भाई क्या करो माइनस ऑफ 2B/3 इंटू 100 करा लो, 33.33, दैट इज इट इज डिक्रीजेस बाय 66.66% ऑफ द प्रेशर, इतना प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, मैं और एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये क्वेश्चन देखिए बेटा, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है दिस वन, हाउ मच शुड बी द प्रेशर बी इंक्रीज इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ए गैस बाय 5% एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सीधे से अगर बैठो ना कांस्टेंट टेम्परेचर है तो लॉ आपका बॉयल्स का लगेगा, सही है क्या, बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट टेम्परेचर ही था ना, वेरी गुड। तो अगर प्रेशर कितना बढ़ेगा जब आप वॉल्यूम को 5% डिक्रीज कराओगे, तो बेटा एक काम करो V1 इक्वल टू V ले लो, तो V2 इक्वल टू 0.95% हो जाएगा, या 9.5 टाइम ऑफ V, क्योंकि वॉल्यूम V2 है ना 5% डिक्रीज कर रहा है बेटा, 5% डिक्रीज कर रहा था मतलब 0.95 आएगा। उसी तरह से प्रेशर P1 इक्वल टू P ले लो, तो P2 इक्वल टू कितना, यही तो निकालना है। अब सोचो बेटा, अभी आपके पास बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ में जानते हो क्या आएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और आपको होना है P2, दैट इज इक्वल टू P1 V1 बाय V2। P1 देखो कितना P है, V1 कितनी बेटा V है, V2 कितनी है 0.95 टाइम्स ऑफ V से V कट गया, 1/0.95 1.056P करके आ जाएगा। जहां तक मुझे याद है 0.52, मुझे ये वैल्यूज याद हो गई, आप करके देख लेना बेटा, क्योंकि 1/0.95 बिकम है 1.052P आ गया। उन्होंने पूछा हाउ मच शुड बी द प्रेशर बी इंक्रीज। देखो बेटा ये फॉर्मूला है, इंक्रीज इन प्रेशर कैन बी रिटर्न एज फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर बाय इनिशियल प्रेशर इनटू 100। फाइनल प्रेशर P2 कितना है बेटा 1.052P, इनिशियल P बाय P इनटू 100। देखो सर बेटा 1.052 माइनस 1 करा लो तो आंसर आता है 0.052, राइट। P और P कट गया, इनटू क्या हो गया बेटा 100। अगर आप ठीक से देखो तो 5.2% इज द इंक्रीज इन द प्रेशर। कितना आ रहा बेटा देखो 5.2% इज द इंक्रीज इन द प्रेशर। उस ऑप्शन में जहां पे आपको 5.2% दिखेगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। बेटा ये सारे जो मैंने न्यूमेरिकल्स करा के दिए, लॉस करा के दिए, दैट इज द बॉयल्स लॉ एंड द चार्ल्स लॉ। वीडियो बड़ा लंबा हो गया है, अभी और आगे है, दैट इज
गे-लुसाक लॉ, पीटी लॉ एंड अवोगाद्रोस लॉ, फिर आएगा बेटा अपना डाल्टन्स लॉ और एक आएगा ग्राम्स लॉ। ये पार्ट है। अभी वीडियो इतना लंबा हो गया कि इसे कंटिन्यू कराना ठीक नहीं रहेगा, तो आई वांट टू डू इन माय सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज द पीटी लॉ, गे-लुसाक लॉ, अवोगाद्रोस लॉ, डाल्टन्स लॉ एंड द ग्राम्स लॉ। राइट, तो मेरा क्लास में यहीं पे एंड कर रहा हूँ बेटा, और इसके कंटिन्यूटी पार्ट सेकंड पार्ट में मैं दे दूंगा। प्लीज अगर आपको मेरा वर्क पसंद आ रहा है तो प्लीज बेटा लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, और हो सके तो जो बच्चों जरूरतमंद बच्चे हैं वहां तक ये मेरे वीडियो उनको शेयर कीजिए, बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। सबकी मदद होना चाहिए। राइट, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।